नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन कभी-कभी हमें बिल्कुल रोक देने वाली भावना पर बात करने वाले हैं, डर। खास तौर पर वो वाला डर जो हमें बड़े सपने देखने से रोकता है या कोई जरूरी रिस्क लेने से, या कई बार तो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे-मोटे कदम उठाने से भी। हाँ, ये तो है। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है, सक्सेस बियॉन्ड फियर, द 3 स्टेप फ्रेमवर्क, वो इसी डर को समझने और इससे आगे बढ़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है। बिल्कुल। अक्सर होता है ना ऐसा कि किसी बड़े गोल के बारे में सोचो या किसी बदलाव के बारे में और पेट में अजीब सा लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिल जोर से धड़कने लगता है। हाँ, बिल्कुल होता है। और स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि डर मतलब अपने आप में कोई दुश्मन नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी मानवीय भावना है। अच्छा। हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है ये। हाँ। मतलब जिंदा रहने की जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, जो हजारों सालों में बनी है। सोचिए ना, हमारे पूर्वजों के लिए ये कितना जरूरी रहा होगा। कोई आहट सुनी, खतरे को भापा और फौरन रिएक्ट किया, चाहे वो कोई जंगली जानवर हो या कोई और खतरा। हाँ, कोई और प्राकृतिक आपदा। इसी से उनकी जान बचती थी। लेकिन मजे की बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि जो चीज पहले जान बचाने के लिए इतनी जरूरी थी, वही आज हमारी तरक्की में, हमारे आगे बढ़ने में रुकावट बन सकती है। हाँ, है ना? हाँ, यही तो पेंच है। स्रोत का तर्क यही है कि आज की जो दुनिया है, मॉडर्न सोसाइटी, इसमें ज्यादातर सिचुएशन वैसी ही जानलेवा नहीं होती। सही। जैसे हमारे पूर्वजों के समय में थी। लेकिन हमारा दिमाग, हमारा शरीर, वो अब भी उसी पुराने खतरे वाले मोड में रिएक्ट करता है। अच्छा। तो इसलिए चाहे नई नौकरी का इंटरव्यू हो, या किसी से अपने दिल की बात कहनी हो, या कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो, या फिर स्टेज पे बोलना हो, इन सब में शरीर वैसी ही लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे सच में कोई शेर सामने आ गया हो। हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई असली फिजिकल खतरा हो। अब प्रॉब्लम यह है कि ये रिएक्शन हमें नए अवसरों से दूर भगा रहा है, हमें सीखने से, आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो ये जो बचाव का तरीका था, जब गलत समय पर एक्टिवेट होता है या जरूरत से ज्यादा होता है, तो हमारे विकास में बाधा डालता है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, वो इसी पर है। हम इस श्रोत के आधार पर डर की इस बदली हुई भूमिका को समझेंगे। हाँ। और सबसे जरूरी, वो 3 स्टेप वाला फ्रेमवर्क, उसकी बारीकियों को जानेंगे जो ये स्रोत हमें देता है डर पर काबू पाने के लिए, या यूं कहें कि डर के बावजूद आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर गहराई से बात करना। चलिए। तो जैसा हमने कहा, स्रोत ये नहीं कहता कि डर को खत्म कर दो, वो तो शायद मुमकिन भी नहीं है। हाँ, सही कहा। बल्कि वो डर के नेचर को, उसके स्वभाव को समझने पर जोर देता है, एक तरह से अलार्म सिस्टम जैसा। बिल्कुल सही। स्रोत इसे ऐसे समझाता है, जैसे सोचिए आपके घर में स्मोक अलार्म लगा है। बहुत जरूरी है। आग लगने पर जान बचा सकता है, लेकिन अगर वो अलार्म टोस्ट जलने पर भी उतनी ही जोर से बजने लगे जितनी असली आग लगने पर बजता है, तो फिर वो फायदेमंद कम और परेशानी ज्यादा बन जाएगा। सही बात है। आज हमारा डर वाला सिस्टम कुछ ऐसा ही हो गया। ये छोटी छोटी चुनौतियों पर, या कोई सोशल सिचुएशन हो, या बस फेल होने का ख्याल हो, उस पर भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। तो स्रोत कहता है कि हमारा मकसद अलार्म बंद करना नहीं है, बल्कि उसे ठीक से समझना है और उसकी आवाज को, उसके रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखना है। अच्छा। डर शायद हमेशा रहेगा, किसी न किसी रूप में, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन ही तय करेगा कि हम किधर जाते हैं। क्या हम डर के मारे रुक जाते हैं, या डर के होते हुए भी आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर वो 3 स्टेप वाला फ्रेमवर्क आता है, फेस इट, एम्ब्रेस इट और रेस इट। सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर इनके पीछे की साइकोलॉजी और इन्हें लागू करने का तरीका वो काफी गहरा है। तो पहले कदम से शुरू करते हैं, फेस इट, डर का सामना करो। ठीक है। स्रोत कहता है कि डर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका अनजान होना। वो अंधेरे में छुपा रहता है, हमारे मन के कोनों में, और हमें ज्यादा डर आता है। सही। इसलिए पहला स्टेप है उसे रोशनी में लाना, उसे पकड़कर कागज पर लिखना। मतलब वो जो धुंधली सी चिंता है ना, उसे छोड़कर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखना कि असल में डर किस चीज का है। जैसे ये नहीं कि मुझे बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, नहीं, बल्कि और स्पेसिफिक, मुझे डर है कि अगर मेरा स्टार्टअप फेल हो गया तो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मुझे नाकाबिल समझेंगे। अच्छा। हाँ। या फिर मुझे डर है कि अगर मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ कर दी तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी। ये जो स्पेसिफिसिटी है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। डर को नाम देना, उसे डिफाइन करना, उसे एक आकार देना।
जब तक वो बेनाम है वो किसी भूत की तरह मन में घूमता है, लेकिन जैसे ही हम उसे लिख लेते हैं वो एक प्रॉब्लम बन जाता है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हल किया जा सकता है। राइट। और इसके बाद स्रोत एक और बड़ा जरूरी काम करने को कहता है। खुद से पूछो, अच्छा मान लो सबसे बुरा हो गया, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो गया, तो फिर क्या होगा? असल में क्या होगा? अच्छा। जैसे अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा? क्या दोस्त सच में नाकाबिल समझेंगे या शायद हमदर्दी दिखाएंगे? हाँ, हो सकता है। क्या उससे कुछ सबक मिलेगा? क्या दोबारा कोशिश नहीं की जा सकती? स्रोत कहता है कि जब हम इस सबसे बुरे हाल यानी वर्स्ट केस सिनेरियो का लॉजिकली विश्लेषण करते हैं तो अक्सर पता चलता है कि या तो हमारे डर बेबुनियाद हैं या फिर उनके जो नतीजे हैं वो इतने भयानक नहीं है जितना हमने सोच रखा था। हाँ, मन में हम ज्यादा बड़ा बना लेते हैं उसको। बिल्कुल, ये डर को उसके असली आकार में ले आता है, जो अक्सर हमारी कल्पना से बहुत छोटा होता है, और इससे डर पर हमारा कंट्रोल बढ़ता है क्योंकि अब हम उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल तरीका है डर को छोटा करने का। अब आते हैं दूसरे कदम पर। ये मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एम्ब्रेस इट, डर को गले लगाओ। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, स्रोत कहता है कि डर की जो फिजिकल फीलिंग होती है, दिल तेज धड़कना, हथेलियों में पसीना, पेट में वो अजीब सी फीलिंग, हाँ, ये सब तब भी होता है जब हम बहुत उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। बिल्कुल, शारीरिक लक्षण लगभग वही हैं। तो फर्क कहाँ है? स्रोत कहता है फर्क है हमारे दिमाग की इंटरप्रिटेशन में। हमने उस फीलिंग को लेबल क्या दिया है। बिल्कुल सही। स्रोत यहाँ एक गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की बात कर रहा है जिसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं, मतलब सोच को एक नया रूप देना। अच्छा। सुझाव ये है कि अगली बार जब आपको किसी चैलेंज से पहले ये फिजिकल लक्षण महसूस हो, मान लीजिए कोई जरूरी मीटिंग है, तो अपने आप से ये कहने के बजाय कि ओ गॉड मैं कितना डरा हुआ हूँ, एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें वाह ये तो एक्साइटमेंट है, मैं कितना उत्साहित हूँ, ये जरूर कुछ बड़ा और जरूरी होने वाला है। स्रोत का तर्क है कि ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। जब हम डर का लेबल लगाते हैं तो हमारा दिमाग इसे खतरे का सिग्नल समझता है और डिफेंसिव मोड में चला जाता है। सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब हम उसी शारीरिक ऊर्जा को उत्साह का नाम देते हैं तो दिमाग उसे एक पॉजिटिव चैलेंज के रूप में देखता है। एनर्जी वही है पर उसका डायरेक्शन बदल जाता है। वाह। ध्यान नुकसान हो सकता है से हटकर फायदा हो सकता है, या ये एक मौका है पर चला जाता है। मतलब हम अपने ही शरीर के रिएक्शन को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। और क्यों नहीं? हाँ, और स्रोत एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि डर महसूस होना असल में एक अच्छा सिग्नल भी हो सकता है। अच्छा, कैसे? ये इस बात का इशारा है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपके लिए मायने रखता है, जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। हाँ, आपकी सुविधा के दायरे से बाहर ले जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, असली ग्रोथ, लर्निंग और सक्सेस अक्सर इसी दायरे के बाहर मिलती है। सही बात है। तो डर को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे एक गाइड की तरह देखो, एक सिग्नल जो बता रहा है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, उस दिशा में जहां विकास है। इसे गले लगाना मतलब ये मानना कि हाँ ये मुश्किल है, चैलेंजिंग है, लेकिन इसीलिए ये जरूरी भी है। ये नजरिया तो डर के साथ हमारा पूरा रिश्ता ही बदल सकता है। डर एक रुकावट नहीं बल्कि एक इशारा बन गया। बहुत खूब। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे डिसाइसिव कदम, रेस इट, एक्शन लो। हाँ, ये सबसे जरूरी है। उठाते बिल्कुल। डर का असली इलाज एक्शन है, लेकिन यहीं पर तो असली चैलेंज है। जिस चीज से डर लगता है उस पर एक्शन लेना ही तो सबसे मुश्किल काम है। निश्चित रूप से। और इसीलिए स्रोत यहाँ बड़े एक्शन की बात नहीं करता। वो कहता है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, सही मूड का इंतजार मत करो, डर के कम होने का इंतजार तो बिल्कुल मत करो। इसके बजाय एक्शन को छोटे छोटे, बहुत छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दो। अच्छा। और यहीं पर वो 5 सेकंड रूल आता है, जिसे मेल रॉबिन्स ने काफी पॉपुलर किया है। स्रोत इसे अपनाने की सलाह देता है। ओके, ये 5 सेकंड रूल क्या है? नियम बहुत सीधा है। जिस पल आपके मन में कोई जरूरी काम करने का ख्याल आए, जैसे किसी को कॉल करना है या कोई ईमेल लिखना है या जिम जाने के लिए उठना है, और आप हिचकिचाहट महसूस करें या उसे टालने का मन करें, तो अपने दिमाग को बहाने बनाने का, ज्यादा सोचने का मौका ही मत दो। अच्छा। बस उल्टी गिनती गिनो, 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही 1 पर पहुंचो, फिजिकली उस काम की तरफ बढ़ जाओ, उड़ जाओ।
फोन हाथ में ले लो, लैपटॉप खोल लो, पहला शब्द लिख दो, कुछ भी। अरे वाह, तो ये 5 सेकंड की गिनती एक तरह से हमारे दिमाग के उस हिस्से को बाईपास कर देती है जो शक पैदा करता है, हमें रोकता है, वो ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ देती है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है, राइट? हाँ। और जो चीजें अनजान हैं या मुश्किल हैं, उनसे बचने के लिए वो फौरन बहाने और लॉजिक बनाना शुरू कर देता है। ये 5 सेकंड की गिनती उसे मौका ही नहीं देती। ये एक तरह की मेंटल ट्रिक है जो हमें इनर्शिया से मोशन में लाती है। स्रोत का मूल संदेश ये है, आपको बहादुर महसूस करने की जरूरत नहीं है एक्शन लेने के लिए, बल्कि एक्शन लेने से आप बहादुर बनते हैं। क्या बात है। एक छोटा सा कदम, डरते डरते उठाया गया कदम भी बिना एक्शन वाले बड़े बड़े इरादों से 1000 गुना बेहतर है। एक्शन मोमेंटम पैदा करता है, और एक बार आप गति में आ जाते हैं तो डर अक्सर पीछे छूटने लगता है, या कम से कम उसका असर कम हो जाता है। पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी है। इस पूरे फ्रेमवर्क को और अच्छे से समझने के लिए स्रोत में लेखक ने अपना एक पर्सनल अनुभव भी शेयर किया है। हाँ। जो इन तीनों कदमों को एक्शन में दिखाता है। वो अपने पहले बड़े पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वो पल जब उन्हें स्टेज पर जाना था और बता रहे थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था, गला सूख रहा था, आवाज लड़खड़ा रही थी। हाँ, वो घबराहट। और मन में बस एक ही जबरदस्त इच्छा थी, किसी तरह यहाँ से भाग जाऊं। ये वो बिल्कुल कच्चा असली डर है जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। सही कहा, ये बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। और वो आगे बताते हैं कि कैसे उन्होंने हार मानने के बजाय इसी 3 स्टेप वाले फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। अच्छा, कैसे? पहला, फेस इट। उन्होंने खुद से ईमानदारी से कहा, हाँ मैं पूरी तरह डरा हुआ हूँ, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। उन्होंने डर को एक्सेप्ट किया, उसे नकारा नहीं। दूसरा, इम्ब्रेस इट। उन्होंने वो जो तेज फिजिकल एनर्जी थी उसे महसूस किया और जानबूझकर उसे रीलेबल करने की कोशिश की, मतलब उत्साह में बदलने की। हाँ, उन्होंने खुद को याद दिलाया, ये डर नहीं, ये एड्रेनलिन है, ये उत्साह है, ये एक बड़ा मौका है अपनी बात रखने का। उन्होंने उस घबराहट को परफॉर्मेंस एनर्जी में बदलने की कोशिश की। और तीसरा कदम? रेस इट। वो कैसे किया? तीसरा, रेस इट। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया और वो भाग जाने की इच्छा सबसे तेज हुई, उन्होंने मन ही मन 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया। 5, 4, 3, 2, 1। और गिनती खत्म होते ही बिना एक और सेकंड सोचे उन्होंने खुद को जैसे धक्का दिया और स्टेज की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया। वाह। वो कहते हैं कि स्टेज तक का वो रास्ता शायद उनकी जिंदगी का सबसे लंबा रास्ता था, पर उन्होंने वो कदम उठा लिया। और क्या उनका भाषण एकदम परफेक्ट था? डर गायब हो गया था? नहीं, स्रोत ये दावा नहीं करता। लेखक बताते हैं कि शायद उनका भाषण टेक्निकली बेस्ट नहीं था, शायद उनकी आवाज शुरू में थोड़ी कांपी भी, लेकिन जरूरी बात ये नहीं थी। जरूरी ये था कि उन्होंने डर के आगे घुटने नहीं टेके, वो खड़े रहे, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने एक्शन लिया। हाँ। वो उस अनुभव से भागे नहीं, बल्कि उसका सामना किया। तो असली जीत परफेक्शन में नहीं थी, बल्कि डर के बावजूद वो कदम उठाने में थी। बिल्कुल। और यही उस अनुभव की सबसे बड़ी सीख थी जो स्रोत बताना चाहता है। असली बहादुरी डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर होने के बावजूद वो काम करना है जो जरूरी है। वो एक छोटा सा एक्शन, स्टेज पर जाने का वो कदम, डर पर एक बहुत बड़ी जीत थी। और स्रोत कहता है कि ऐसी छोटी छोटी जीतें ही हमारे कॉन्फिडेंस की नींव बनती हैं। सही बात है। हर बार जब हम डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, हम अपने डर वाले हिस्से को थोड़ा कमजोर करते हैं और अपने हिम्मत वाले हिस्से को थोड़ा मजबूत। हाँ, ये उसे प्रैक्टिकल बना देता है। बिल्कुल, इसे एक आजमाई हुई प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के रूप में दिखाता है। ये दिखाता है कि ये मुश्किल हो सकता है, पर ये काम करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या है? अगर कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही है कि डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। ये इंसान होने का हिस्सा है, इसे लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बुनियादी समझ बहुत जरूरी है। डर को नॉर्मल मानना ही उसे कमजोर करने का पहला कदम है। इसके बाद स्रोत का दिया हुआ फ्रेमवर्क आता है, हाँ, जो डर को मैनेज करने का एक साफ रोड मैप देता है। संक्षेप में वो 3 कदम है। पहला, फेस इट। डर को पहचानो, उसे साफ साफ लिखो, फिर पूछो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या आप उसे संभाल सकते हैं। ज्यादातर जवाब हाँ होता है। ठीक है। दूसरा, एम्ब्रेस इट। डर की जो फिजिकल फीलिंग्स हैं
उन्हें महसूस करो और उन्हें डर के बजाय उत्साह या एनर्जी का नाम दो। याद रखो कि डर का मतलब है कि आप कुछ जरूरी कर रहे हो। और तीसरा रेस इट। बड़े एक्शन का इंतजार मत करो। काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ो और 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करके फौरन पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। और ये सब इसलिए ताकि हम डर के कंट्रोल में ना रहें, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना सीखें। हाँ, सफलता डर के न होने में नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाने में है, भले ही वो जीत छोटी ही क्यों ना हो। निश्चित रूप से ये फ्रेमवर्क हमें रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव बनाता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे रिएक्ट करें। स्रोत बार बार इस बात पर जोर देता है कि लगातार छोटे छोटे एक्शन लेना बड़े बड़े इरादे रखने या सिर्फ प्लान बनाते रहने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम ही कुंजी है। और स्रोत का जो आखिरी विचार है वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। वो कहता है कि अक्सर जिंदगी में हमारे सबसे बड़े मौके, हमारी सबसे बड़ी सफलताएं, हमारे सबसे गहरे डर के दरवाजे के ठीक पीछे छिपी होती हैं। क्या बात है। हमें बस उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटानी होती है, भले ही हाथ कांप रहे हों। ये बहुत गहरी बात है। और इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मन में आता है। स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं पूछता, लेकिन उसकी बातें उस तरफ सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सवाल? अगर जैसा कि स्रोत कहता है, डर महसूस होना इस बात का सिग्नल है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ जरूरी कर रहे हैं, विकास के रास्ते पर हैं, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? मतलब अगर हम किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा है, जरा भी नहीं, तो क्या ये इस बात का संकेत हो सकता है कि शायद हमारा लक्ष्य उतना बड़ा या चैलेंजिंग है ही नहीं? ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्या ये इशारा हो सकता है कि हम अनजाने में अब भी अपने सेफ जोन में ही खेल रहे हैं और अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से कतरा रहे हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।